सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकारों से ये पाठ 18 आप सबके सामने पेश है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ में पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पाठ का नाम है श्रम विभाजन। श्रम यानी मेहनत और विभाजन यानी अलगाव, और जाति प्रथा, और जाति प्रथा जो थी उसके विषय में यहाँ इस पाठ में जानकारी मिलेगी। लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर जी। आगे बढ़ते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक बोलते हैं कि ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इस युग में भी जातिवाद को पोषक यानी बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इस ज़माने की बात यह है कि जहाँ लोगों का शिक्षा की तरफ जो झुकाव है वो और बढ़ता ही जा रहा था। तो शिक्षित होने का मतलब ये है कि समाज से सामाजिक बुराइयां जो हैं धीरे धीरे कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो जातिवाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके पोषकों की कमी अभी भी कम नहीं दिख रही है। इसके पोषक का मतलब ये होता है जो किसी भी चीज़ की देखभाल में अपना पूरा जो है पूरी मेहनत करते हैं, अपना एक साइड जो है वो उस चीज़ को बढ़ाने में किसी भी सेंस में नकारात्मक या सकारात्मक दोनों पक्ष की तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर जातिवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसको बढ़ावा देने वालों को पोषक कहा जा रहा है। उसे इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं कि जातिवाद जो है इस अर्थ में होना बहुत ज़रूरी है, और वो उसको समर्थन अपना देते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। किस अर्थ में और कैसे? वो ऐसे कि जब जाति प्रथा समाज में शामिल हुई तो उसके अनुसार छोटी बड़ी ऊंची नीची जातियों का जो बंटवारा है लोगों ने बड़ी आसानी से किया, और जो निचली जाति के लोग हैं उनके हिस्से में श्रम जो है वो डाल दिया गया। इसी के लिए कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अस्वाभाविक जो स्वाभाविक ना हो, जो किसी भी तरीके से सही ना हो, गलत हो। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ जो भारतीय समाज में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि श्रम के आधार पर लोगों को ऊंचा नीचा भी यहाँ पर करार दिया जाता है, यानी कौन किस तरीके का काम कर रहा है उसको उसी तरीके की जातियों में विभाजित कर दिया जाता था, और लोग उनको उसी उपेक्षा की नज़रों से देखा करते थे। जिस तरीके से कोई अगर झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, या कोई जमादारी का काम कर रहा है, या फिर कोई अगर स्कूल में अध्यापक का काम कर रहा है, तो इस काम के आधार पर लोगों को ऊंचे और नीची जाति के आधार पर बड़ी आसानी से लोग विभाजित करके उनको उपेक्षा और इज्जत की नज़रों से देखने में ज़रा भी देर नहीं लगाते थे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा जो कि श्रम विभाजन के समान ही मान लिया गया है, और इसमें
अंबेडकर जी ये बताते हैं कि ये इस तरीके से है कि लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने की बजाय उनको उनके माता पिता के आधार पर जो वो करते आए हैं उनका गर्भधारण के समय से ही ये निर्धारित कर देना कि वो भी आगे चलकर यही करेंगे। तो ये समाज में जो है एक तरीके का भेदभाव ही था। हर व्यक्ति जो है हर चीज़ सीख कर नहीं आता, बल्कि वो सीखता है और अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए प्रशिक्षण लेता है और प्रशिक्षण लेकर अपनी कार्यक्षमता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन उनको इस चीज़ से दूर रखते हुए, प्रशिक्षण ना देकर उनको उनकी कार्यकुशलता और क्षमता के अनुसार उनको कार्य ना देकर, बल्कि उनके माता पिता ने क्या किया है उसको उसी आधार पर निर्धारित करते हुए उसको जीवन में उसी काम के जरिए आगे बढ़ने का ही मौका दिया जाता था और इस तरीके का भेदभाव बड़े स्तर पर फैलता जा रहा था। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण का मतलब ये कि माता पिता ने क्या किया है और गर्भधारण होते ही बच्चे के लिए भी वही निर्धारित कर देना कि उसको भी यही करना है। ये एक दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण था जाति प्रथा का पेशे के आधार पर यानी जो काम जिसके जरिए आमदनी होती है और जीवन चलता है। तो ये पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है। जरूरी नहीं कि एक ही परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक ही काम में संलग्न हो। हर व्यक्ति अपने कार्यक्षमता के अनुसार अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अपनी कार्यक्षमता के अनुसार आगे बढ़ता है। एक ही आज के समय में एक ही परिवार के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर और जो शिक्षक हैं, हर प्रकार के अपने अपनी कार्यक्षमता के अनुसार व्यक्ति काम करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन पहले जब जाति प्रथा समाज में एक सामाजिक बुराई की तरह फैला हुआ था और उसके आधार पर ही दोषपूर्ण पेशे का पूर्व निर्धारण हो जाता था, उस आधार पर एक ही व्यक्ति, एक परिवार का के सारे व्यक्ति एक ही काम में लगे रहते थे भेदभाव के कारण। तो आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात मतलब एकदम से परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल जो कि परिस्थितियों के विपरीत है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। और ऐसा जब पहले ये सामाजिक बुराई जाति प्रथा जिसके कारण से लोगों का पेशा भी पहले से ही निर्धारित होता था, यदि उसी परिवार का व्यक्ति अगर उस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखता हो या पसंद ना करता हो या अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, कुशलता के अनुसार उसे ना करना चाहता हो तो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी और मजबूरी में आकर उस काम को करना पड़ता था अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। और इस तरीके से भूखों मरने के अलावा चारा क्या रह जाता था और वही काम में लगना पड़ता था। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वे उसमें पारंगत ना हो। पारंगत मतलब जो उस काम को करना ना जानता हो, निपुण ना हो, उसमें तेज ना हो, उस काम को करने के लायक ना करने के लायक हो। पारंगत मतलब उसमें उस काम को करने के लायक होना। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई थी और इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती गई और लोगों को मजबूरी में वही काम करने पड़ते थे जो उनके माता पिता ने किया था, भले उनमें वो कार्य कुशलता हो, कार्य क्षमता हो कि वो अपने जीवन में दूसरे कामों को करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपनी जीवन शैली को सुधार सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्व इच्छा पर निर्भर नहीं रहता था। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान ही नहीं होता था। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी पहले लोगों की परेशानी गरीबी और उत्पीड़न से ज़्यादा ये समस्या थी कि जो उनके परिवार ने पहले से काम किया है उसी काम को विवशतापूर्ण यानी मजबूरी में बंधकर और बिना किसी इच्छा के उसी काम को करना पड़ता था अपने जीवन को चलाने के लिए। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। जिस व्यक्ति को कोई ऐसे काम में से जोड़ दिया जाए जिसमें उसकी बिल्कुल भी रुचि ना हो और उसकी उस काम से
ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन काम करने की क्षमता वो रखता हो, तो इस प्रकार के काम को करने में व्यक्ति जो है अपने काम को टालता है और काम को कम करने के लिए प्रेरित रहता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता जैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी जो जाति प्रथा है वो किस प्रकार से आर्थिक रूप से भी लोगों को पीड़ा पहुंचा रही थी, ये भी साबित कर देता है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि यानी उसके अपने अंतर्मन से जिस चीज़ से उसको काम करने की इच्छा पनपती है, प्रेरणा मिलती है, वो आत्मशक्ति मिलती है, अगर उसको दबाकर उसको किसी दूसरे अस्वाभाविक नियम में जकड़ दिया जाए तो वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी अपने आप को काम ना करने के लायक उसको बना दिया जाता है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब अंबेडकर जी की कल्पना क्या थी एक आदर्श समाज की, वो यहाँ बताई जा रही है। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह स्वाभाविक भी अस्वाभाविक भी नहीं है, यानी ये स्वाभाविक है बात कि ऐसी नीरस जो कि लोगों को पीड़ा पहुंचाती थी और लोगों के जीवन को दुर्लभ उसने दूभर कर रखा था जीवन जीने लायक। तो इस चीज़ को सुनकर कोई भी स्वाभाविक रूप से परेशानी हो सकता है और इस चीज़ को सुनना नहीं पसंद करेगा कोई भी। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित है, समता पर आधारित है, भ्रातृता पर आधारित होगा। यानी अंबेडकर जी की नज़र में जो एक आदर्श समाज है वो ये है जहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है, एक समान है और भाई भाई बनकर रहने में के एक दूसरे को लायक समझता हो और इसी भाव से रहना चाहता हो। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्वता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यानी भाईचारे से प्रेम से रहने में लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है यदि उसी समय में लोगों को बराबर की स्वतंत्रता और समानता भी हासिल हो। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध यानी बिना बाधा के संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। तो जिस तरीके से दूध में पानी मिल जाने के बाद पानी का अपना अस्तित्व खो जाता है, दोनों मिलकर एक ही जैसे हो जाते हैं, तो उसी तरीके से भाईचारे को वो वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, यानी शासन सरकार व्यवस्था के द्वारा एक शासन करने की पद्धति यानी तरीका ही नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो भी है जहाँ प्रजा जो है सुख शांति से और भाईचारे से और स्वतंत्र और समान रूप से एक साथ रह सकने के लायक अपने आप को समझती हो और रह रही हो और उसको वास्तविकता में दिखा सकने में सक्षम हो। लोकतंत्र मूल रूप से या वास्तविक रूप में सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो।